क्या पैगाम देना चाहेंगे आप दर्शकों को वालों को कि आगामी होने वाला है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम बहुत शॉर्ट और सिंपल है कि इनको अगर सत्ता मिली है तो इन्होंने विकास क्या किया है वो प्रोफाइल पर वोट मांगे, घृणा और द्वेष की बुनियाद पर न माने। और हमारे दूसरे समाज से ये कहेंगे कि ठीक है, आज बारी मुसलमानों की है, कल दूसरे की आएगी, परसों तीसरे की आएगी, फिर किसी की आएगी। तो इस तरीके से जुल्म को अगर लोग सहते हैं तो जुल्म ताकतवर होता है, इसलिए जुल्म को वहीं रोक देना चाहिए ताकि दूसरों तक ना पहुँचे। पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र की यहाँ पर स्टेट वर्किंग कमेटी हुई है और उसके महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रहमान साहब हमसे जुड़ गए हैं और उर्दू 24 में हम आपका इस्तकबाल करते हैं जी। और हम ये जानना चाहते हैं कि आज की जो स्टेट वर्किंग कमेटी जो हुई है उसका क्या उद्देश्य है? और जी शुक्रिया। असल में वेलफेयर पार्टी महाराष्ट्र की कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई वो हमारा जो एजेंडा था कि अब महाराष्ट्र में इलेक्शन है अभी, और जाहिर बात है इलेक्शन है तो उसकी तैयारी के ताल्लुक़ से, उसमें हिस्सा लेने के ताल्लुक़ से हमारी आज की मीटिंग है। और उसमें हमने तय किया है कि महाराष्ट्र में हम वेलफेयर पार्टी के उम्मीदवार खड़े करेंगे और हमारा जो मैसेज है, वेलफेयर पार्टी जो वैल्यू बेस्ड पार्टी और नीतियों पर आधारित हम जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम इस मुल्क को ये दिखाना चाहते हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स होना चाहिए, ये हमारा मकसद है। नहीं तो क्या नीति रहेगी आपके, मतलब चुनाव में क्या रहती है? देखिए, चुनाव में हमारी नीति ये होगी कि लोग अच्छे उम्मीदवारों को वोट दें। हमारी पॉलिसी ये है कि इस मुल्क में यहाँ के रहने वालों को, यानी यहाँ के हर शख्स को, हर आदमी को काम मिले, हर बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, हर सर को छत मिले। और इस वक्त जो चल रहा है कि जो दौलत है वो यानी 90% दौलत 10% लोगों के पास है और 90% लोगों के पास 10% दौलत है। तो इस सिस्टम को हम बदलना चाहते हैं। हम जो है हर इंसान को मौके देना चाहते हैं और सबके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। मुकम्मल इंसाफ हमारा प्रोग्राम है। और क्या मतलब पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि इस माध्यम से आपके वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जो नुमाइंदे हैं उनको और आवाम को, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम दर्शकों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अच्छे लोगों को चुनकर दें आप। ये वोट एक अमानत है और अच्छे लोगों को चुनकर देना चाहिए और वेलफेयर पार्टी को आप ख़ास तौर से वोट दें ताकि हमें जो है खिदमत का मौका मिले और इस मुल्क में एक बेहतरीन निज़ाम कायम हो सके, ये हमारा पैगाम है। और क्या आपकी मतलब अचीवमेंट रहेगी अगर आप चुनाव जीत जाते हैं? हम कोशिश ये करेंगे कि जो करप्शन है उसको हम ख़त्म करना चाहेंगे, जो बिल्कुल नासूर की तरह रच गया है, हम इसको ख़त्म करना चाहेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि हर शख्स को यहाँ तरक्की के मौके मिले और हर एक को यहाँ इंसाफ मिले, नाइंसाफ़ी ना हो, दलित, आदिवासी, इनकी भी तरक्की हो और हम मज़लूमों के साथ खड़े होंगे, जुल्म नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत हमारे बीच में अब वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुड़ गए हैं, मुस्तफ़ा फारूक साहब। 24 में इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया साहब आपका। और पूरे हिंदुस्तान में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाई गई है सरकार के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं, हालांकि दूसरे धर्मों को भी उससे परेशानी ज़रूर है, लेकिन मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, क्योंकि वक्फ की हुई ज़मीन में जो है सरकारी जो नियम लागू किए गए हैं सरकार ने, वो कहीं ना कहीं उससे लोग नाराज़ हैं। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात तो बहुत पूरे देश के सामने क्लियर है कि जो लोग अभी पावर में हैं उनका एक आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है और वो जो है
सेक्युलरिज्म पर, ह्यूमैनिटी पर और इंक्लूसिवनेस में विश्वास नहीं रखते हैं और लोगों को डिवाइड करके अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। तो जिन लोगों के पास विकास का एजेंडा ना हो, विकास का परफॉर्मेंस ना हो, तो फिर वो हेट, नफ़रत, घृणा का सहारा लेकर मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, गुमराह करते हैं। तो उनके लिए आसान टूल हो जाता है कि मुसलमानों को टारगेट करें। और जब मुसलमानों को टारगेट करते हैं तो ये बात दूसरी कम्युनिटीज़ पर भी वाज़ेह है कि आज मुसलमानों की बारी है, कल उनकी बारी आएगी। तो ये जो वफ़ का इशू है, तो यहाँ पर जो पॉलिटिकली जस्टिस होना चाहिए था वो तो हो नहीं सका आज़ादी के बाद से। सच्चर रिपोर्ट ने पिछली कैफियत को बयान किया कि जस्टिस कितना हुआ। अब उसके बाद में ये आए तो जो कुछ मिनिमम फैसिलिटी मिल रही थी उसको भी कर्टेल कर दिया, स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों में उन्होंने ये देखा कि मुसलमानों के पास एक एसेट है, वो एसेट को इंटैक्ट कैसे रखा जाए। तो ये औक़ाफ़ पर हमला ये इस बात की भी अलामत या दलील है कि इनमें ह्यूमैनिटी भी नहीं पाई जाती। इसलिए कि औक़ाफ़ बेसिकली ये वेलफेयर की चीज़ है, वो अनाथ की, विधवा की, ज़ईफ़ की, उनके वेलफेयर की चीज़ें हैं। और दूसरा जो है औक़ाफ़ वो ये है कि जो इबादत गाहें हैं या दरगाहें हैं, इबादत गाहें हैं, उनसे मुताल्लिक़ वेलफेयर के लिए दिए गए एसेट्स हैं। तो इनको मुसलमानों का वेलफेयर भी एक्सेप्टेबल नहीं है और वो ना सिर्फ उनका हक़ मारना चाहते हैं बल्कि जो उनका एसेट है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। और ये जो एनिमिटी का माइंडसेट है उस चीज़ को दूसरे लोग भी महसूस कर रहे हैं और इमीडिएट टारगेट इनका उसके बाद क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस के बाद चूँकि इनकी बुनियाद और सोच में ख़राबी जो है उसका आधार जो है धर्म है, तो दूसरे बैकवर्ड क्लासेस भी इसको रियलाइज़ करने लगे हैं कि आज मुसलमानों की बारी है, कल क्रिश्चियंस की होगी, फिर उसके बाद में बैकवर्ड्स की होगी। नहीं, लेकिन इसके अभी जो हालात चल रहे हैं अब वो धीरे धीरे वो अजान पे आ गए हैं कि अजान लाउड स्पीकर में वो नहीं होना चाहिए। नहीं, दो चीज़ें अलग है। एक चीज़ ये है कि ये तो मैंने पहले से कहा कि जो लोग इस आइडियोलॉजी के हैं वो मुस्लिम एनिमिटी या क्रिश्चियन एनिमिटी या और भी धर्मों की एनिमिटी की आइडियोलॉजी ही रखते हैं। जब रखते हैं तो एक के बाद एक काम करेंगे। वो इससे पहले तलाक़ का इशू लेकर आए, पर्सनल में मुदाखलत का इशू लेकर आए, कश्मीर का इशू लेकर आए। अब कश्मीर का इशू भी जो है वो तो कोई स्पेशल स्टेटस सिर्फ कश्मीर को नहीं है, स्टेट में कई स्टेट्स हैं जो स्पेशल स्टेटस हैं, लेकिन कश्मीर में चूँकि मुसलमान है इसलिए उसको टारगेट ज़्यादा किया है। अब यहाँ जो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन में औक़ाफ़ है, औक़ाफ़ के बाद मस्जिद है। मस्जिद में इवन ये है कि बाबरी के वक्त कहा था कि इसके बाद नहीं होगा, फिर वही काशी है, वही मथुरा है, संभल है। तो यहाँ इनका इरादा ही जो है डैमेज करने का है। और ये डैमेज की राजनीति को कब तक अपनाएंगे और कब तक नफ़रत फैलाएंगे और कब तक देश को मिसलीड करेंगे, देश इसको महसूस कर रहा है और मेजॉरिटी भी अनरेस्ट है और जल्द इनका वक्त आएगा कि ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे। लेकिन अब हमने एक मतलब इंटरव्यू भी लिया था प्यारे जिया खान साहब से जो चेयरमैन हैं और ये माइनॉरिटीज़ कमीशन के प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे हमने अजान के संबंध में भी बात किया था। तो मतलब उन्होंने भी यही कहा था कि ये मेरे पावर में नहीं है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और सबको मिल कर के इसके ऊपर अप्रोच करना चाहिए। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस मामले में क्या कदम उठाने वाली है? इस प्यारे साहब तो बहुत प्यारे आदमी हैं, वो तो भाजपा में है, उनकी सरकार कर रही है, तो वो अपनी सरकार को नहीं समझा सकते तो हमको क्या समझाएंगे वो। हम तो अपने मामलात को समझ ही रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये भी जो है ये लीगली ठीक होगा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि माइक्स निकाल दिए जाएँ, लाउड स्पीकर निकाल दिए जाएँ। उसने कुछ उसकी आवाज़ की लिमिट और औकात की लिमिट तय की है। अब इसको मिस इंटरप्रेट करके लाउड स्पीकर ही उतार देना और जिनके हाथ में सत्ता है उसमें ये कहना है कि साहब ठीक है सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस तो है लेकिन आपके पास मस्जिद की परमिशन कहाँ है। अरे ऐसे कई मंदिर हैं, कई और इबादत गाहें हैं, सबकी परमिशन मंगाइए। मुसलमानों का तो विश्वास इस पर है कि वो किसी की जगह पर मस्जिद बनाता नहीं है, वो अपनी जगह पर ही मस्जिद बनाता है। अब कहीं प्रॉब्लम अगर ये आ रहा है कि लीगल परमिशन अगर तुमने नहीं दी है प्राइवेट मिल्कियत पर तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन लोगों को बेसिक राइट्स तो तुम दे नहीं।
लेकिन कहीं ना कहीं ये वफ़ से भी जुड़ा हुआ मैटर है। ये अज़ान एक अलग चीज़ है। नहीं, जो ज़मीन के मामले में जैसे अजान में मतलब सरकार मांग रही है कि आप उसका जो है डॉक्यूमेंट लाइए। हाँ, तो डॉक्यूमेंट के लिए ही सवाल है ना। उन्होंने जो वक्फ में अमेंडमेंट किया है वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो उनके दादा के ज़माने के भी नहीं होंगे। तो जो चीज़ गैजेट में है और जो हिस्ट्री में है, जो आर्कियोलॉजी में है, और उसका भी तुम डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। डॉक्यूमेंट का इशू नहीं है, तुम्हारी नीयत का और अप्रोच का मसला है। तो ये जो अप्रोच है ये एनिमिटी का ज़्यादा दिन चलता नहीं है। भारत की जनता आज भी इनके फेवर में उतनी नहीं है जैसा ये समझते हैं। जो इनका पॉपुलर वोट है और जो अलायंस का वोट है, कितना वोट है? 30 से 40%। 60% तो मुसलमान नहीं है ना देश में, 60% तो मेजॉरिटी कम्युनिटी है। तो अब भी मेजॉरिटी इनके साथ नहीं है, और ये अगर डिस्ट्रक्टिव एजेंडे के साथ चलेंगे तो अपनी पोजीशन को लूज़ करेंगे, और आज नहीं कल इनको अपने अंजाम को पहुंचना होगा। लेकिन इनको तो बहुत विश्वास, क्या आत्मविश्वास बिल्कुल कूट के भरा है। नहीं, कूट के भरा होता तो मैनिपुलेशन नहीं करते, ना वोटिंग के सिस्टम में करते, ना कॉन्स्टिट्यूशन में करते, ना इलेक्शन कमीशन में करते, ना इंस्टीट्यूशंस में करते। जब आप सारी चीज़ों को वायलेट कर रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को बताता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या आप जो है इस तरीके से एग्रेसिव हैं। जी। और देना चाहेंगे आप दर्शकों को या आपके पार्टी वालों को कि आगामी चुनाव होने वाला है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम बहुत शॉर्ट और सिंपल है कि इनको अगर सत्ता मिली है तो इन्होंने विकास क्या किया है वो प्रोफाइल पर वोट मांगे, घृणा और द्वेष की बुनियाद पर न माने। और हमारे दूसरे समाज से ये कहेंगे कि ठीक है, आज बारी मुसलमानों की है, कल दूसरे की आएगी, परसों तीसरे की आएगी, फिर किसी की आएगी। तो इस तरीके से जुल्म को अगर लोग सहते हैं तो जुल्म ताकतवर होता है, इसलिए जुल्म को वहीं रोक देना चाहिए ताकि दूसरों तक ना पहुँचे। आपको अब ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने एक नया कदम उठाया है, जिसमें लेडीज़ विंग को इन्होंने बनाया हुआ है, और उसके महाराष्ट्र के चीफ हैं खाजिस्ता खान। आइए उनसे हम जानते हैं कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया में जो लेडीज़ विंग बनाया है ये कितना प्रभाव डाल रहा है आपके पार्टी में, और क्या कहना चाहेंगे। और उर्दू 24 में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? शुक्रिया। बहैसियत महाराष्ट्र के महिला प्रेसिडेंट के मैं यहाँ पे आपके गोशेगुजार कर दूँ कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो है पूरे नेशनल लेवल पे बहुत अनथक प्रयास कर रही है पार्टी को नेशनल लेवल पे एक नाम दिलाने के लिए। और महाराष्ट्र में महिलाओं का जो योगदान अभी हमने शुरू किया है उसमें पिछले के ताल्लुक़ से ख़ास तौर पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लेके हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, प्रोग्राम शुरू किए थे, और धीरे धीरे महिलाएं हमसे जुड़ रही हैं। और हमारी कोशिश है कि हम उनके बिल्कुल करीब जाकर उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। शासकीय तौर पे जो मुख्तलिफ़ स्कीमें हैं उनको उन तक इंट्रोड्यूस करवाएं, और पार्टी को मजबूत करने के लिए वो किस हद तक हमें योगदान दे सकती हैं ये हम उनसे जानने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने आपको देखा है बहुत से आपके वेलफेयर पार्टी के प्रोग्राम में, और काफ़ी एक्टिव दिखे हैं, और आपके साथ में काफ़ी महिलाएं भी जुड़ी हैं, तो क्या कारण हो सकता है? जी, इससे पहले महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात, अपनी समस्याओं का निराकरण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता था, लेकिन हमने पिछले दिनों ये कोशिश किया है स्लम्स में जाकर भी उनके मसाइल, उनके प्रॉब्लम्स को हल करने की। जैसे पिछले हमारे साथ कुछ NGOs भी साथ में जुड़े जिन्होंने हमारी मदद की, और हमने जाके वहाँ पर अंदर ख़ास तौर पे जाफ़रनगर, उसके अतराफ़ के एरियाज़ जो हैं, गोरेवाड़ा से लेके जाफ़रनगर और ऐसे स्लम्स जो, लेकिन वहाँ तक के गवर्नमेंट की मदद नहीं पहुँच रही थी। ऐसे में जाके वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की महिलाओं ने, और साथ ही साथ पुरुष वर्ग जो हमारा था साथी, उन्होंने जाके उनकी बहुत ज़्यादा सहायता की है। ख़ास तौर पर जो उत्पात मचा था उसको दूर करने की हम लोगों ने बहुत कोशिश की।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में एक ऐसी लेडीज़ जुड़ गई हैं जो कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सहयोगी के रूप में जो नागपुर शहर अध्यक्ष हैं। और आइए उनसे हम जानते हैं कि आपको वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया में आने से क्या लाभ मिला है और क्या लाभ लोगों को मिला है। 4 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करते तो क्या कहेंगे आप? शुक्रिया उर्दू 24 न्यूज़ का, जिन्होंने हमको अपनी बात रखने का मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की ज़िला अध्यक्ष के नाते इस पार्टी से जुड़ने के बाद हम लेडीज़ विंग में एक हौसला बुलंद है। और ये जो एक नेशनल पार्टी है जो जाके अपनी बातों को सरकार से मनवाने का काम करती है, और एक ज़िद हमने पाली हुई है औरतों के लेडीज़ विंग ने कि हम नागपुर पश्चिम में अब तक का सबसे बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। वहाँ की सारी औरतें जिनके ऊपर सरकारी जो कानून है जो गलत होते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं होता और थोपा जाता है, उससे हम औरतों को अवेयरनेस लाए, उसमें से बाहर निकाले। खास करके दलित महिलाओं के लिए हम काम करना चाहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो महिलाएं को जानकारी नहीं होती है सरकारी योजनाओं की, उन तक वो योजनाएं पहुंचाई जाए। और तीसरा काम हम ये करना चाह रहे हैं कि बेरोज़गारी से जो औरतें जूझ रही है, जिनके बच्चे जूझ रहे हैं, उनके लिए सरकार से बोलकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खड़ा किया जाए जिसमें कुछ हद तक रोज़गारी कम हो और इसमें एक वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का एक बड़ा योगदान साबित हो। इसकी हमारी हमेशा से जद्दोजहद रही है। इसके लिए हमने बड़े प्रोग्राम्स लिए हैं और आगे भी हमारी एक मुहिम है जो चलते रहेगी, और बड़े प्रोग्राम्स आगे भी लेने की हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया नागपुर में पूरी तरीके से इसका प्रसार और विस्तार हो, इसके लिए महिला विंग अपने तौर पर बहुत सारी कोशिशें करने में अग्रिम काम कर रही है। ये थी मेहर बेग, नागपुर शहर अध्यक्षा महिला विंग की, जो आप देख रहे थे। और उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यों को सराहा है और लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी इस समय हमारे साथ में जुड़ गए हैं रफ़ीक शेख साहब, जो कि जिला अध्यक्ष नागपुर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या रणनीति रहेगी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से। और उर्दू 24 में हम आपका इस्तकबाल करते हैं तो क्या कहेंगे? सबसे पहले उर्दू 24 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो हमारे स्टेट वर्किंग कमेटी जो पूरे स्टेट की नागपुर में होने जा रही है, हो रही है, उसमें आप शिरकत किए। और जैसा कि आप देखते हैं, जानते भी है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया नागपुर की जो शाखा है, नागपुर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है महिला विंग में भी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काम महिला विंग में अगर है तो हमारे महिला विंग के नागपुर की शाखा करती है। हमारे साथ में यूथ विंग के भी जो है वो भी कायम है, और यूथ विंग में भी हमारे नौजवान जो है काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आने वाले इलेक्शन में हम लोग प्रभाग 11 में, जहां हमारा ज़्यादा काम है, वहां से हम पूरी 4 प्रभाग की चारों सीट हम लड़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और हो सकता है हम सफल भी हो जाए उसमें। ये कौन सा चुनाव है? ये अभी कॉरपोरेशन के जो महानगर पालिका के जो चुनाव हैं, वो चुनाव हम लड़ना चाहते हैं और 2 साल से हम उसके इंतज़ार में भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वहाँ काम भी है। हमने लेडीज़ विंग के थ्रू जो है बहुत सारे स्लम एरियाज़ में जो है हमने महिलाओं के लिए योजना के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको बनाने का काम किया। उसके अलावा वो जो वहाँ पर स्लम एरिया में उनको टैक्स नहीं लगते थे, तो हमने टैक्स लगवाने का काम किया और बहुत सारी योजनाओं का फ़ायदा उनको पहुंचाया। इसी तरीके से यहाँ हम लोग कॉरपोरेशन में अभी कॉरपोरेटर नहीं होने के बावजूद भी जो है हमने कॉरपोरेशन के जो छोटे मोटे जो काम हैं वो उसको पूरा करने की कोशिश की कॉरपोरेशन के थ्रू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्रभाग 11 में जो है हमारी महिला विंग से भी हम लोग खड़ा करेंगे, यूथ विंग से भी हम लोग खड़ा करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इंशाल्लाह उसमें खड़ा होगा प्रभाग 11 से।
तो हम लोग चारों प्रभाग में 4 वार्ड आते हैं, चारों सीट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लड़ेंगे और चुन कर भी आएंगे इंशाल्लाह। चलिए, हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आप मतलब इलेक्शन में खड़े होकर जीते और लोगों के काम आसान करें। हम जहाँ भी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के हमारे जो कारपोरेटर है, काउंसिलर है, वो एक मॉडल रोल अदा कर रहे हैं और हम बताना चाहते हैं कि एक मॉडल कारपोरेटर कैसा होना चाहिए, तो वो हम बताना चाहते हैं। और हम लोग जो है जो चलते आ रहा है निज़ाम को, हम उसमें चेंज लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। बदलाव लाने के लिए हमारी पार्टी जो है अग्रसर है और इंशाल्लाह कुछ सालों में हमारा ये बदलाव आप देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थे रफ़ीक शेख साहब, जिला अध्यक्ष वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नागपुर से। और ऐसे ही देखते रहिए उर्दू 24 न्यूज़ चैनल। मैं ज़ामिन अतहर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफ़िज़।